नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ एक, जो कि दो बैलों की कथा है, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लहमी यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान उनके प्रमुख क्या है उपन्यास है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में भी मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिली है। उनकी भाषा जो थी सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का उन्होंने प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया था। हमारी जो कहानी है दो बैलों की कथा, इसमें प्रेमचंद जी ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावनात्मक संबंधों को मार्मिक ढंग से दिखाया है। सो इन दोनों के आपसी संबंध को इसमें दिखाया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। सो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने हमें यह भी बताया है कि आजादी को पाने के लिए हमें बार बार प्रयास या संघर्ष करना ही पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया है। तो चलिए अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। जो कहानी है ये किसकी है? दो बैलों की। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। सो जो जानवर है उसमें जो गधा है वो क्या है? सबसे बुद्धिहीन माना जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यानी जब हम किसी आदमी को बेवकूफ बोलना चाहते हैं तो हम उसे क्या कहकर पुकारते हैं? गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे दी है? यानी हमें नहीं पता क्या वो सचमुच बेवकूफ है या उसका सीधापन ही इतना इतना सीधा या भोला है या उसकी निरापद चयन शक्ति है जिसे के कारण जो है उसे ये पदवी उपाधि मिली है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है। इसके अनुसार हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। यानी जो गाय होती है वो क्या करती है? सींग से मारती है। और जो ब्याई हुई, ठीक है, वो जो गाय होती है वो क्या होती है? वो तो एक सिंहनी का ही रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। यानी जो कुत्ता है, गाय है, इन सबको कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है, लेकिन जो गधा है उसको हमने कभी नहीं सुना कि उसको कभी क्रोध या गुस्सा आ गया है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो,
पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। यानी जो गधा है, जो कमजोर है, उसको गरीब है, यानी उसको चाहे कितना भी मारो, कुछ भी करो, वो कभी गुस्सा नहीं होता है। चाहे उसके सामने रूखा सूखा सड़ी हुई घास ही क्यों ना डाल दो, कभी भी उसके चेहरे पर जो है असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। वैशाख में क्या होता है, चाहे एक आध बार वो कुलेल कर लेता है, लोटपोट हो जाता है, पर हमने उसे कभी जो है खुश होते भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दिशा में उसे बदलते नहीं देखा। यानी कभी भी कोई भी स्थिति है, कभी भी हमें उसको बदलता हुआ नहीं देखा। चाहे वो सुखी है, दुखी है, या उसको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, वो उसी स्थिति में रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। यानी सब ऋषि मुनियों के गुण उसमें आ चुके हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है, लेकिन आदमी जो है गधे को क्या मानता है, बेवकूफ ही बोलता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी इतने सारे गुण हो गए, उनका अनादर हमने यही देखा है। यानी उसका सीधापन क्या है, संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। यानी कितने भारतवासी हैं जिनकी अफ्रीका में बहुत ही बुरी स्थिति है। उन्हें क्या है, अमेरिका में भी नहीं जाने दिया जाता है, घुसने दिया नहीं दिया जाता है। वे अच्छे से रहते हैं, शराब भी नहीं पीते, अपना काम करते हैं, रुपए पैसे भी बचा कर रखते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं और किसी से लड़ाई झगड़ा तक नहीं करते। लेकिन फिर भी उनकी ये हालत है, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा गिराते हैं। सो लोगों का मानना क्या है, वे लोग क्या मानते हैं कि ये जीवन के आदर्शों को क्या करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यानी अगर वे भी एक दूसरे को उत्तर देना सीख जाते और ईंट का जवाब अगर पत्थर से देते तो शायद लोग उनको सभ्य मानते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। यानी जापान इसका सीधा साधा उदाहरण है। एक ही जीत ने उसे क्या है, सभ्य जातियों में गिना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। यानी लेखक क्या कह रहा है कि जो गधा है उसका एक छोटा भाई भी है, उसका क्या नाम है, वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। यानी कुछ लोग तो उसे क्या कहते हैं, बछिया के ताऊ का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन जो है हमें नहीं लगता कि गधा जो है वो बैल जो है वो इतना बेवकूफ है, क्योंकि कुछ लोगों का तो मानना है कि वह सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा बेवकूफों में गिना जाता है। लेकिन हमारा जो विचार है वो कुछ और ही है। बैल जो है वो क्या करता है, कभी कभार मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। यानी बैल जो है अलग अलग है। कभी कभार बैल को गुस्सा भी आता है, वो मारता भी है, कभी कभी उसका स्वभाव जो है बहुत अड़ियल भी देखने को मिलता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। यानी कई बार हमने देखा है बैल को बहुत सारी चीजों में गुस्सा होते हुए, सो इसीलिए उसका स्थान जो है क्या है, गधे से नीचे माना जाता है। झुर्री के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। सो जो हमारी कहानी है इसमें झुर्री के पास 2 बैल हैं। एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। यानी देखने में तो बहुत ही सुंदर थे, एकदम चौकस थे काम करने में, ढील में थोड़े से ऊंचे पड़ते थे। ढील पड़ने पर बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों यानी साथ में रहते आ रहे थे बहुत काफी टाइम से, सो इसीलिए दोनों आपस में
गहरा भाईचारा मित्रता हो गई थी। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी दोनों क्या करते थे, मूक भाषा में बिना बोले ही एक दूसरे से बातें करते रहते थे, इशारों इशारों में। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते, यानी हमें कोई आइडिया नहीं है कि एक दूसरे की बात कैसे समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी ये माना जाता है कि उनमें एक ऐसी छुपी हुई शक्ति थी जो कि जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले क्या है, मनुष्य जो है, यानी मनुष्य इस शक्ति से वंचित है, उसके पास नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। यानी या तो क्या करते, वो चाटकर या सूंघकर ही क्या करते थे, अपने भाव अपने प्रेम को प्रकट कर लेते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लेते थे, उससे भी अपनी बातें शेयर करते थे, एक दूसरे से कहते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धोल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती। यानी जैसे दो दोस्त होते हैं ना, उनमें जब तक धोल धप्पा नहीं होता, हंसी मजाक हंसी ठिठोला नहीं होता, तब तक वो दोस्ती क्या है, कुछ फीकी फीकी लगती है। सो वैसा ही से जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी। यानी उस वक्त इन दोनों बैलों की क्या चेष्टा होती थी, क्या इच्छा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो बोझ है मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। यानी जब दिन भर काम के बाद थक कर संध्या को उनको खोला जाता तो क्या करते, वो चाट चूट कर एक दूसरे से ही मिलकर वो अपनी थकान को मिटा लिया करते थे। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। यानी दोनों क्या करते थे, बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे दोनों। एक अगर नाद में खाने के लिए मुंह डालता तो दूसरा भी डालता, एक हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात है, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। यानी जो बैल है उनको नहीं पता था कि अभी झुर्री ने क्या किया है। उनको ऐसा लगा कि जो है उनको जो है बेच दिया गया। उनको ये नहीं पता था कि उनको कहाँ भेजा जा रहा है, ससुराल भेज दिया गया। समझे मालिक ने क्या किया, हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुर्री के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी नहीं पता उन बैलों को ये चीज अच्छी लगी या बुरी लगी, लेकिन उसके साले को क्या है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। जब तक वो उनको घर लेके गया तब तक उसकी क्या है, दांतों पसीना आ गया था, वो बिल्कुल परेशान हो चुका था। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते। यानी उनको जब पीछे से वो हाँकने की ले जाने की कोशिश करता, वो इधर उधर भागने लगते दाएं बाएं। पहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। यानी बहुत मुश्किल हो गया था उसके लिए। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुर्री से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। यानी अगर हमें क्या है, भगवान ने शब्द दिए होते तो हम उनसे पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों हमें निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी अच्छे से सेवा की है, अच्छे से काम किया है। अगर इतने काम से भी काम नहीं चला तो तुम क्या कर सकते हो, और काम करा सकते हो। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है, यानी हमें तो तुम्हारा दास बनकर रहना भी मंजूर है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने तो तुमसे कोई भी शिकायत नहीं की कभी दाने पानी के बारे में भी। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। यानी जो भी तुमने दिया हमें खाने के लिए, हमने चुपचाप उसको खा लिया। तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। यानी अब बैलों को क्या लग रहा है कि उसने क्या है, झुर्री ने उनको बेच दिया है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। यानी जब शाम के समय उन दोनों को क्या किया गया, नाद में उन दोनों ने जब मुंह डाला तो उनको भूख तो लगी थी, लेकिन उन्होंने क्या है, खाया नहीं। दिल भारी हो रहा था।
जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यानी अब उन बैलों को क्या लग रहा है कि हमारे मालिक ने तो हमें बेच दिया है, इसी कारण वो क्या है, दुखी है। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी सब उन्हें बेगाने से लग रहे थे, यानी बिल्कुल ही अजनबी वो सब लग रहे थे उनको। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। यानी दोनों ने क्या है, आपस में ही सलाह की और क्या है, एक दूसरे को यानी तिरछी आंखों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। यानी जब गांव में सब सो गए थे तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, दोनों ने पगहे तोड़ा डाले, जो भी उनके पगहे थे वो तोड़ दिए और क्या है, अपने घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता है। यानी जिससे वो बंधे हुए थे पगहे, वो काफी मजबूत थे, किसी ने ये सोचा नहीं था कि वो उनको तोड़ सकते हैं। पर इन दोनों ने इस समय दुनी शक्ति आ गई, यानी इस टाइम उन दोनों में दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झुर्री प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। यानी जब धुनी सुबह उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल क्या है, चरनी के पर खड़े हुए हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। यानी अब दोनों ही बहुत गुस्से में थे। झुर्री बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और झुर्री ने जैसे ही बैलों को देखा वो एकदम से खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी झुर्री उन बैलों को देखता है और बहुत ही खुश हो जाता है और उनको दौड़कर क्या करता है, भागकर अपने गले से लगा लेता है। और ये इस दृश्य को देखकर बहुत ही यानी आनंद आ रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। जितने भी घर आस पड़ोस के लड़के थे वो सब जमा हो जाते हैं और क्या करते हैं, तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। यानी गांव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। यानी गांव के लोगों ने भी क्या है, उनको बहुत ही अच्छा माना कि इतना प्रेम था उनको अपने मालिक से, जिसके कारण वो सब यहाँ आ गए। तो गांव के लोगों ने भी उनको क्या है, रोटियां दी, गुड़ दिया, चौकर भूसी सब लेके आए वो उसके पास। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। यानी एक बच्चे ने क्या कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास भी नहीं होंगे। दूसरे ने भी कहा बिल्कुल सही कि इतनी दूर से ये दोनों क्या है, अकेले अपने मालिक के पास चले आए। तो तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी का साहस न हुआ। यानी इस बात को टालने का किसी के भी अंदर साहस न हुआ कि ये पिछले जन्म के ही आदमी है। झुर्री की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो चल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ने किया, भाग खड़े हुए। और जैसे ही झुर्री की पत्नी ने उनको देखा सो वो क्या है, जल कुकड़ी यानी जलने लग जाती है और कहती है कि कैसे नमक हराम बैल हैं जो कि वहां एक दिन भी काम करके नहीं आए बल्कि भाग खड़े हुए। झुर्री अपने बैलों पर यह आक्षेप नहीं सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ ने दिया होगा तो क्या करते हैं। यानी झुर्री भी अपने बैलों से बहुत प्यार करता था, सो इसीलिए अपनी पत्नी की ये बात सुनकर वो क्या कहता है कि नहीं, ये नमक हराम नहीं है, वहां कुछ हुआ होगा, उन्होंने चारा दाना कुछ नहीं दिया होगा, सो बेचारे क्या करते, इसीलिए भाग आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। यानी अब झुर्री की पत्नी क्या कहती है, हाँ ठीक है, तुम्हें ही सिर्फ खाना खिलाना आता है, बाकी तो कुछ करते ही नहीं है, वो तो क्या करते हैं, पानी पिला पिलाकर ही बैलों को रखते हैं। झुर्री ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। यानी अब झुर्री उसको चिढ़ाता है अपनी पत्नी को और क्या कहता है कि अगर चारा मिलता पानी की जगह तो क्यों भागते वो। स्त्री चिड़ी यानी उसकी पत्नी चिढ़ जाती है। भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर,
भाग निकले। यानी अब उसकी पत्नी क्या कहती है कि हाँ, वो तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है। वो क्या करते हैं, बैलों को यानी इतने आराम से प्यार से सहलाते नहीं है, बल्कि खिलाते हैं तो रगड़ कर, यानी अच्छे से काम भी बराबर लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, यानी ये दोनों बैल तो कामचोर हैं, इसीलिए वहां से भाग आए। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। यानी अब उसको गुस्सा आता है तो वो क्या कहती है चिढ़कर कि अब देखती हूँ इनको कहाँ से खली और चोकर मिलता है। देख अब इनको क्या मिलेगा, मैं सिर्फ इनको सूखा भूसा ही जो है खाने को दूंगी, चाहे ये खाएं या ना खाएं मेरी वजह से, चाहे भले ही मर जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। वही हुआ। मजदूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाए, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। यानी जैसा कि उसने की पत्नी ने बोला था कि उनको सिर्फ सूखा भूसा ही मिलेगा, वही किया। सो जब बैलों ने नाद में खाने के लिए मुंह डाला तो उनको बहुत ही फीका फीका लगा, क्योंकि ना तो उसमें सिर्फ सूखा भूसा था, कोई चिकनाहट नहीं थी, कोई रस नहीं था, कोई खल वगैरह चौकर वगैरह नहीं थी। सो बेचारे क्या करते हैं, आशा भरी आंखों से क्या है द्वार की तरफ देखने लगते हैं। झुर्री ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। यानी अब वो क्या कहता है कि मालकिन ने मना किया है इसलिए मैं नहीं डाल सकता, चुरा कर डाल। यानी अब झुर्री क्या कहता है कि थोड़ा सा छिपा कर डाल दे ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यानी नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा ऐसा काम, बाद में तुम भी उन्हीं की साइड हो जाओगे। अब क्या होता है, दूसरे दिन जो है झुर्री का साला फिर आया और बैलों को ले चला। दूसरे दिन फिर से आता है और उन बैलों को ले जाता है। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब की बार क्या किया, दोनों को गाड़ी में जोत लिया। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। यानी जो है क्या है, हीरा गाड़ी को संभाल लेता है, जो मोती है वो उसको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो हीरा था वो थोड़ा सा सहनशील था, शांत स्वभाव का था, इसलिए वो उसको रोक लेता है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। अब उसका साला क्या करता है, उनको दोनों को अच्छे से मोटी रस्सियों से बांध देता है, फिर वही क्या करता है, सूखा भूसा उनके सामने डाल देता है। अब दोनों बैलों की खली चुनी सब कुछ थी, यानी अब उन दोनों को कुछ नहीं मिलता है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। चुर्री ने इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उनकी टिटाकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। यानी अब क्या है, चुर्री का साला उनको मारता भी है, सूखा भूसा देता है। सो उन दोनों को पहले ऐसी स्थिति में रहना बिल्कुल नहीं आता था। यहाँ तो उनको क्या करना पड़ रहा है, मार भी खानी पड़ रही है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरह आंखें तक न उठाई, यानी उन दोनों ने उस तरफ खाने को देखा तक भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल सूखा था। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वे मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाए। अब दूसरे दिन क्या होता है, जो गया है वो बैलों को क्या है, हल में जोतता है, लेकिन उन दोनों ने तो पहले से ही कसम खा ली थी कि वो कुछ नहीं करेंगे। और जो गया है वो भी उनको मारते मारते थक चुका था, लेकिन दोनों ने अपने पांव न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू के बाहर हो गया। यानी जब क्या करता है, गया उनको बहुत मारता है, सो हीरा की नाक पर खूब डंडे मारता है। सो उसकी वजह से क्या है, मोती को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्या है, गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। यानी उनको बड़ी बड़ी रस्सियों से भी बांधा गया था। उन्होंने बहुत कोशिश की छूटने की, लेकिन रस्सियों की वजह से नहीं पाए। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। अब हीरा जो है मूक भाषा में यानी इशारों में ही कहता है कि यहाँ भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। यानी अब क्या कहता है, कितना मारा है तुम्हें नाक पर कि उसकी वजह से तुम्हें बहुत नुकसान हुआ है, परेशानी हुई है। सो अब तो बहुत बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। यानी अब वो आपस में मूक भाषा में बात कर रहे हैं कि ठीक है पड़ेगी तो पड़ेगी, अब क्या कर सकते हैं, हमने जन्म ही बैल के रूप में लिया है।
गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। यानी अब गया क्या करता है, दो आदमियों के साथ भागा भागा आ रहे हैं और उन दोनों आदमियों के हाथों में क्या है, लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। यानी मोती क्या कहता है कि अगर बोलो तो एक बार मैं भी इनको अच्छे से मजा चखा दूं। तो हीरा बोलता है, नहीं नहीं, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। यानी अब वो उसको मना करता है कि ऐसा मत करना। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। यानी अच्छा हुआ कि गया ने उन दोनों को मारा नहीं, नहीं तो अब की बार क्या है, मोती भी तैयार था उसको पलटवार करने के लिए। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गई कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत। यानी अब गया भी समझ चुका था कि इनको इस टाइम मारना अच्छा नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। यानी आज फिर से उन दोनों को सूखा भूसा ही दिया जाता है। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। यानी जब घर के लोग भोजन करने लगे तो वहां क्या होता है, एक छोटी सी लड़की जो है दो रोटियां लेकर आती है और दोनों के मुंह में देकर चली जाती है, उन दोनों बैलों को खिलाकर चली जाती है। एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। यानी उस एक रोटी से इन दोनों की भूख तो शांत नहीं होने वाली थी, लेकिन जो प्रेम उनको मिला उस छोटी बच्ची से, सो वही काफी था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बहनों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी जो लड़की थी वो किसकी थी, भैरों की थी। उसकी सौतेली माँ भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, वो उसको मारती रहती थी। इसीलिए क्या है, उन दोनों बैलों के प्रकार की क्या थी, आत्मीयता हो गई थी, आपस में संबंध, प्रेम हो गया था। दोनों दिन भर जोतते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। यानी दिन भर क्या है, उनको सूखा भूसा मिलता, खेत में काम कराया जाता, लेकिन बाद में क्या होता था, वही लड़की जो है उनको दो रोटियां खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी क्या थी, बरकत तो इतनी थी कि प्रसाद के रूप में ही वो खाते, और जो सूखा भूसा खाते उसकी वजह से भी वो दुबले पतले नहीं होते थे, लेकिन दोनों की आंखों में क्या था, विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। यानी एक दिन मोती क्या कहता है कि अब तो बस हो गया है, अब सहन शक्ति जो है जवाब दे चुकी है, अब सहा नहीं जा रहा है। क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। यानी अब पूछता है कि क्या करना चाहते हो तुम? वो तो मोती क्या बोलता है कि एक आध को मैं क्या है, सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। यानी अब वो क्या कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो अगर उसको चोट लग गई, कहीं वो मर गया तो क्या होगा, ये जो लड़की है वो उसका पिता है, वो बेचारी तो क्या है, अनाथ ही हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। यानी अब वो क्या कहता है, ठीक है तो मैं मालकिन को ही फेंक देता हूँ, वो उस लड़की को भी परेशान करती है, उसको भी मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। सो वो उसको याद दिलाता है हीरा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे धर्म में नहीं है, हम औरत जात पर जो है हाथ नहीं उठाते हैं। तुम तो किसी तरह से निकलते ही नहीं देते, बताओ, तोड़ाकर भाग चले? यानी अब क्या करें, किसी तरह निकलना तो है, अगर बोलो तो क्या करते हैं, तोड़ाकर ही भाग जाते हो। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? यानी मारना पीटना छोड़ दो, ये सब ठीक नहीं है, हम क्या है, रस्सी तोड़कर भागेंगे, ये चीज मैं मानता हूँ, लेकिन अब वो क्या कहता है कि रस्सी जो है इतनी मोटी है कि वो कैसे टूटेगी। यानी अब वो उसको एक उपाय बताता है। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो,
फिर एक झटके में टूट जाती है। यानी पहले हम रस्सी को थोड़ा सा मुंह में देकर चबा लेंगे, फिर क्या होगा, वो एक झटके में ही टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। यानी रस्सी इतनी मोटी थी कि उनके मुंह में ही नहीं आ रही थी, सो इसीलिए बार बार क्या करते, वो जोर लगा रहे थे अपनी ताकत, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। यानी अब वो छोटी सी लड़की क्या कहती है उन दोनों को कि ठीक है, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यानी तुम चुपचाप भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। यानी ये लोग अच्छे नहीं है, ये तुम्हें मार देंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। यानी अब क्या है, अंदर सलाह चल रही है कि क्या करेंगे नेक्स्ट, वो तुम्हारी नाक में जो है नाथ डाल देंगे। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो। यानी वो लड़की उन दोनों को खोल देती है तो फिर भी वो दोनों वहीं खड़े हैं चुपचाप। सो मोती पूछता है कि अब क्यों नहीं चल रहे हो हीरा से। सो हीरा कहता है, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। यानी हम तो चले जाएंगे, लेकिन इसने हमें खोला है, सो कहीं इसको परेशानी न हो। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। दोनों फुफावले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी वो बात कर ही रहे थे, तो लड़की चिल्लाने लगती है कि दोनों बैल भाग गए, दादा पकड़ो उनको, भागे जा रहे हैं। गया जो है हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया उन दोनों का, और तेज हुए। यानी वो और तेजी से भागने लगे। गया ने फिर क्या किया, शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। यानी अब हीरा और मोती दोनों भाग जाते हैं, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। यानी उनका रास्ता का भी नहीं पता था कि कौन से रास्ते पर हम भाग रहे हैं। वो भागे ही जा रहे थे। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। यानी जो मार्ग से वो आए थे उनको पता था जिस मार्ग के बारे में, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। नए नए गांव मिलने लगे, यानी नए नए गांव रास्ते आ रहे थे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। यानी ये रास्ता जो है उनके लिए बिल्कुल नया था, जहां उनको जाना था ये वो रास्ता तो नहीं है। सो वो सोचने लग जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। यानी हीरा क्या कहता है कि पता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी तो बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। लेकिन हम अपना धर्म कैसे छोड़े। यानी अब वो क्या कहता है कि उसे वहीं मार देना था, लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं, ऐसा हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक इंसान अपना धर्म भूल जाए सो हमें अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। वो तो छोड़ सकते, लेकिन हम कैसे छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब दोनों भूखे भी थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। यानी दोनों भूखे थे, इसलिए जो खेत में मटर थी उन्हीं को खाने लगते हैं। और बीच बीच में रुक कर देखते भी थे कि आहट सुनते थे, आवाज तो नहीं आ रही है किसी के आने की। जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। और पेट भर कर क्या है, आराम से वो उछलने कूद कर यानी खुशी मनाने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को टेलने लगे। यानी पहले क्या करते हैं, पहले डकार लेते हैं क्योंकि पेट भर चुका है, फिर सींग मिलाते हैं और ठेके लगाने लगते हैं। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। यानी अब खेल खेल में उनमें भी झगड़ा हो जाता है। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरह आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। यानी अब वो सांड क्या है, उनको एक सांड दिखाई देता है, वो उनकी तरफ आ रहा है।
तो वो इतना भारी था कि दोनों उसको देखकर बोलते हैं कि हाथी जितना है। सो अगर इससे भिड़ेंगे तो भी जान से जाएंगे, लेकिन अगर इससे नहीं भिड़ेंगे तो भी हम क्या है अपनी जान नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि इतनी भयंकर सूरत है, इतना भारी जो सांड है उसको देखकर वो डर जाते हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। यानी अब मोती क्या कहता है कि फंस गए, अब तो बुरे फंसे हैं हम, कोई तो उपाय सोचो कि हमारी जान बच ही जाए। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ हूँ, आरजू विनती ने सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। यानी अब वो क्या कहता है कि चलो भाग चलते हैं। सो बोलता नहीं, भागना तो क्या है, कायरता है। सो बंदा तो 9 2 11 होता है, यानी चलो भाग खड़े होते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं। और जो दौड़े तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द, अगर नहीं दौड़ना तो जल्दी से कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उन दोनों जने एक साथ चोट करें। यानी उपाय तो अब यही है कि हम दोनों मिलकर उसके के ऊपर जो है वार करें। मैं आगे से रेंग देता हूँ, तुम पीछे से रेंग दो, दोहरी मार पड़ेगी। यानी तुम आगे से मारो, मैं पीछे से मारूंगा, सो दोनों साइड से मार पड़ेगी, तो अपने आप ही क्या होगा, भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। यानी अगर वो मेरी साइड आता है तो तुम बगल से यानी उस पर अटैक कर देना, सींग मार देना, क्योंकि जान तो जोखिम में है और इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। यानी सांड भी अब इस स्थिति से नहीं निपट पाता, क्योंकि उसको ऐसा पहले कोई अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रेंगदा। सांड चाहता था कि एक एक करके, यानी अब सांड को भी ऐसा कोई अनुभव नहीं था। उन दोनों ने प्लानिंग कर ली थी अच्छे से कि अगर तुम्हें मारेगा तो तुम्हें आगे से मारेगा तो मैं उसको पीछे से मारूंगा, तुम्हें अगर बगल से मारेगा तो मैं उसके पेट में मारूंगा। सो इस प्रकार जो है सांड को भी ऐसा कोई अनुभव नहीं होने के कारण क्या है, वो उनसे नहीं लड़ पा रहा था। अब सांड क्या सोच रहा है कि दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, अब ये दोनों भी कुछ कम नहीं थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। यानी सांड क्या है, अब झुलस जाता है, गुस्से में क्या करता है, हीरा को मारने के लिए दौड़ता है तो बगल से क्या करता है, मोती उसको मार देता है। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। यानी अब सांड का बचने की कोई उम्मीद नहीं है, दोनों साइड से उस पर वार किया जा रहा है, एक से बचता है तो दूसरा कर देता है। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अब सांड को ही उन दोनों ने भगा दिया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। यानी सांड जो है बेहोश हो जाता है, तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब दोनों यानी उसको नहीं मारते हैं, उसको छोड़ देते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। यानी वो क्या कहता है कि मेरा तो दिल ऐसा ही करता था कि वो गिर गया है, फिर भी मैं उसको मार ही देता। हीरा ने तिरस्कार किया। हीरा ने कहा, नहीं, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, कि ये हमारा धर्म नहीं है, गिरे हुए को नहीं मारना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर न उठे। यानी अब हीरा तो बोलता है नहीं नहीं, लेकिन मोती क्या है, मोती बोलता है नहीं, ये सब तो बकवास है, मारना ही चाहिए, ऐसा मारना चाहिए कि फिर से वो दोबारा कभी न उठ पाए। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचे। यानी अब वो कहता है कि घर कैसे पहुंचे इसके बारे में सोचो, तो वो क्या कहता है कि अभी हम भूखे हैं, पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं, तभी तो सोच पाएंगे ना। सामने मटर का खेत था ही, दोनों उसमें घुस गए। पहले भी उन्होंने खाई थी, सो वो क्या करते हैं, उसी में घुस जाते हैं। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाई थी कि 2 आदमियां लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। यानी पहले ही उसने मना किया था। अभी क्या होता है, 2 आदमी वहां आ जाते, एक 2 मोचारा ही, उन्होंने 2 4 मोचारा ही खाया था कि तभी 2 आदमियां लाठियां लिए हुए भागे भागे आते हैं और दोनों को क्या है, घेर लेते हैं। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। अब हीरा तो मेड़ के पास ही था, सो इसी वजह से वो निकल जाता है। मोती सींचे हुए खेत में था,
उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। अब जो मोती था वो खेत के अंदर था और खेत में कीचड़ था, गीला था, सो इसीलिए उसके सिर खुर जो है क्या है उसमें धंसने लग जाते हैं कीचड़ में। न भाग सका, यानी भाग नहीं पाया, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा सगी संकट में है तो लौट पड़ा, यानी अब हीरा ने देखा कि मेरा दोस्त जो है मुसीबत में है तो मैं कैसे भागूं, सो वो वापस आ जाता है। फंसेंगे तो फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। अब क्या होता है, दोनों को वो पकड़ लेते हैं। प्रातःकाल दोनों मित्र कांची हाउस में बंद कर दिए गए। अब दोनों को वहां कांची हाउस में क्या करते हैं, बंद कर दिया जाता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। यानी पहली बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी कि सारा दिन उनको भूखा रहना पड़ा था, खाने को एक तिनका तक नहीं मिला। अब उनको क्या लगता है कि इनसे तो बेटर क्या था, इनसे तो अच्छा गया ही था। एटलीस्ट क्या करता था, थोड़ा सूखा भूसा ही दे देता था। और जो इस हाउस है इसमें क्या है, बहुत सारी भैंसें भी थी, बकरियां थी, घोड़े, गधे, बहुत सारे जानवर इसमें थे जो कि सब क्या है मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो पा सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर न आता दिखाई दिया। यानी पूरा दिन अब वो बेचारे क्या है वहीं देखते रहते हैं फाटक की तरफ कि कोई आएगा चारा डालेगा, लेकिन कोई नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती, यानी इससे तो कोई संतुष्टि नहीं मिल सकती थी, भूख तो नहीं मिट सकती थी दीवार को चाटने से। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहल उठी। यानी अब पूरी रात हो चुकी है, पूरा दिन चला गया है, उनको भोजन नहीं मिला, तो जो हीरा है उसके मन में क्या होता है, विद्रोह की भावना उठती है। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, यानी हीरा मोती को कहता है कि अब तो बस बहुत हो गया है, अब सहन नहीं हो रहा है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। यानी इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा, कोई उपाय सोचना होगा, तरकीब लगानी होगी जिससे कि यहाँ से बाहर निकला जाए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी भूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। यानी वो क्या कहता है कि अब बस हो गया, मेरे से तो नहीं हो रहा है, मैं दीवार नहीं तोड़ सकता। बाड़ी की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, यानी जो है क्या करता है, हीरा एक सींग मारता है, सो उससे क्या है थोड़ी सी मिट्टी निकल जाती है, सो उससे उसका साहस बढ़ता है कि हाँ मैं इस दीवार को गिरा सकता हूँ। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा, यानी थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी जिससे उसको साहस जो है उसका साहस बढ़ता गया। उसी समय कांची हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उजटप देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। और जैसे ही उसने देखा कि हीरा जो है ये सब कर रहा है, सो वो उसको क्या करता है, बहुत सारे डंडे मारता है और उसको एक मोटी सी रस्सी से बांध देता है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। यानी मोती क्या कहता है कि बड़े बड़े क्या है, आखिर मार खाई, मिला भी क्या। अगर जोर ही लगाना था तो ऐसा जोर लगाना था कि जो बंधन है वो टूट जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। यानी अब तुमने इतना जोर लगाया, उसकी वजह से तुम्हें और ज्यादा बांध दिया गया है, सो किस काम की ये मार। तो वो क्या कहता है, चाहिए कितना ही मार ले, लेकिन मैं तो जोर लगाऊंगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं है, यानी कोई बात नहीं, जाएगी तो जाएगी, यूं भी तो मरना ही है, यहाँ वैसे भी भूखे मर जाएंगे। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी को देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। यानी अगर दीवार गिर जाती है तो कम से कम कुछ तो उपाय होगा, यानी कुछ तो लोग बचेंगे जो 2-4 दिन में वैसे भी मरने वाले हैं, क्योंकि इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। अगर हम दीवार गिरा देंगे तो इनकी भी मदद हो जाएगी। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। यानी अब वो क्या कहता है, ठीक है चल अब मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ।
मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। यानी मोती भी अब हीरा की मदद करता है और फिर मिट्टी गिरती है तो उन दोनों की हिम्मत बढ़ जाती है। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, यानी किसी दुश्मन से लड़ रहा है वो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। यानी अब 1-2 घंटे की मेहनत के बाद जो है क्या है, दीवार 1 हाथ गिर जाती है। उसने दूनी शक्ति से दोबारा दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गई। यानी अब क्या करता है वो, दुगनी शक्ति से क्या है, दुगने जोर से धक्का मारता है तो जो आधी दीवार है वो गिर जाती है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यानी जो अधमरे हुए थे वो भी क्या है, थोड़े से जाग जाते हैं। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी ज्यों के त्यों खड़े थे। यानी जो भैंसें थी वो भी निकल जाती हैं, घोड़ियां थी वो भी निकल जाती हैं, बकरियां भी भैंसें भी, लेकिन जो गधे थे वो वैसे के वैसे वहीं खड़े रहती हैं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। यानी गधे क्यों नहीं भाग रहे हैं कि कभी दोबारा से ना पकड़े जाए। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। यानी गधे भागने से भी मना कर देते हैं कि हमें तो डर लगता है कि कहीं दोबारा ना पकड़े जाएं, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। यानी अब वो क्या कहता है, वो गधे तो वहीं खड़े हैं, लेकिन जब वो अपने दोस्त की मदद करता है तो वो क्या कहता है कि रस्सी नहीं टूट रही है। मोती अपने मित्र को, सो हीरा कहता है कि मुझे यहीं छोड़ दो और तुम भाग जाओ, शायद हम कहीं फिर से मिल जाएं। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गई तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? यानी मोती क्या कहता है कि तुम मुझे इतना भी ना ही समझ पाए, इतने दिनों से हम साथ रहते हो, क्या तुम्हें मैं इतना स्वार्थी लग रहा हूं कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ मुसीबत में अकेला चला जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। यानी हीरा कहता है कि सबको पता चल जाएगा, चले जाओ। तो मोती क्या कहता है, नहीं, अगर उसके लिए मुझे मार पड़ेगी मुझे कोई चिंता नहीं है। इतना तो हो ही गया हूं कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यानी इतना काम तो मैंने कर दिया है कि 9-10 प्राणियों को, जानवरों को मैंने बचा दिया है, सो वो मुझे आशीर्वाद ही देंगे, दुआएं ही देंगी। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। यानी अब वो क्या करता है, मोती उन दोनों गधों को भी, जो वहां एक जगह ही खड़े हुए थे, हिलने को तैयार नहीं थे, उनको भी सींग मार मार कर बाहर निकाल देता है और वो क्या करता है, अपने मित्र के पास आकर सो रहा था। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उससे भी मोटी रस्सी बांध दिया गया। यानी जैसे ही सुबह होती है सो चौकीदार और कर्मचारी वहां आते हैं और देखते हैं तो क्या करते हैं, वो मोती को और हीरा को वहां एक मोटी सी रस्सी से बांध देते हैं। उनकी पहले खूब मरम्मत की जाती है, यानी मारा पीटा जाता है, उसके बाद उनको मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। यानी 1 सप्ताह तक क्या होता है, 1 हफ्ते तक वो वहीं रहते हैं। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, किसी ने चारे का एक तिनका तक उनको नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। यानी बस एक बार उनको पानी पिलाया जाता था, बस इसी के सहारे वो जी रहे थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था, ठठरियां निकल आई थी। यानी दोनों इतने पतले हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे कि उठ भी नहीं पा रही थी। एक दिन बाड़े के सामने झुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। अब दोनों इतने कमजोर हो चुके थे तो आदमी क्या है, आंख आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके क्या है, चले जाते थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? यानी वो इतने कमजोर हो चुके थे बेचारे, क्या अब उनको कौन खरीदने वाला था।
सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुलों में उंगली कूदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। यानी अब एक ऐसा आदमी आता है दड़ियल सा जो कि बहुत ही कठोर दिल का था। सो वो उन दोनों के बारे में मुंशी से बात करता है। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। यानी दोनों मित्र, दोनों बैलों को कोई भी संदेह उसके बारे में नहीं हुआ कि ये कौन है, क्या करने आया है। सो एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। सो उन दोनों ने एक दूसरे को आपस में देखा और मुख भाषा में बात की और अपना सिर जो है वो झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। यानी गया के घर से ऐसे भागे कि अब तो जान बचानी ही मुश्किल है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। यानी मोती क्या कहता है कि बोलते हैं भगवान तो सब पे दया करते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहे हैं, हम पे क्या उनको दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। सब वो क्या कहते हैं कि भगवान के लिए तो हम मरे या जिए दोनों ही बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे। यानी एक बार तो भगवान ने उस लड़की के रूप में आकर हमें गया के घर से भगा दिया था, हमें बचा लिया था। सो अब पता नहीं बचाएंगे या नहीं। अब वो क्या कहता है, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। यानी ये आदमी हमें काटेगा तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आएगी। यानी ठीक है, काटेगा तो भी हमारा सब मांस जो भी है, खाल जो भी चीजें हैं, सब किसी न किसी तो काम आएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। यानी दोनों उसके साथ चले जाते हैं। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। यानी दोनों बेचारे बहुत कांप रहे थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। यानी दोनों डरे हुए थे, सो इसीलिए भागे भागे जा रहे थे, क्योंकि वे जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। सो दड़ियल आदमी जो था बहुत ही क्या था, कसाई था, उनको बहुत मारता था। थोड़ी सी भी अगर धीमा चलते, धीरे चलते तो उनको जोर जोर से डंडे मारने लग जाता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से उठा बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी। यानी जब राह में जा रहे थे तो वो देखते हैं कि साइड में क्या है, गायें चर रही हैं, हरे हरे खेतों में सब खुश हैं, आनंद से रह रहे हैं। लेकिन किसी को उनकी चिंता नहीं है कि इनके दो भाई भी हैं जो कि बंदी बने हुए हैं और उनको पकड़े पकड़े लिए जा रहे हैं लोग। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। यानी अचानक से उनको याद आता है कि ये वही रास्ता है जहां से गया जो है हमें लेके गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। यानी जैसे जैसे उनको याद आने लगा वैसे वैसे उनकी जो चाल है वो भी तेज होने लगी, जल्दी जल्दी चलने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई और जितनी भी थकावट थी सब गायब होती जा रही थी। यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हमने चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी वो क्या कहता है कि इसी कुएं पर हम क्या करते थे, पुर चलाने के लिए आते थे, ये वही कुआं है। अब उनको याद आ रहा है कि हाँ ये वही रास्ता है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। यानी अब वो कहता है कि मोती क्या कहता है कि हमारा घर बिल्कुल पास ही है, बिल्कुल नजदीक आ गया है, भगवान की कृपा है ये सब। तो मैं क्या करता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। तो वो बोलता है कि अगर भागोगे कैसे। वो बोलता है अगर ये रोकेगा तो मैं क्या करूंगा, इसको मार दूंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बिछड़ों की भांति कुल्ले कुल्ले करते हुए घर की ओर दौड़े। यानी वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं अभी रुको, ठीक है, वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दोनों क्या करते हैं, भागकर पहले थान पर जाते हैं।
दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा आता है। दड़ियल जो आदमी था वो भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है। झुर्री द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लिया। यानी जैसे ही झुर्री उनको देखता है वो दौड़ा दौड़ा वहां आता है और बारी बारी से दोनों बैलों को क्या है अपने गले से लगा लेता है। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुर्री का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। यानी झुर्री को देखते ही वो क्या है उसके हाथ चाटने लग जाते हैं, लेकिन बाद में क्या है जो दड़ियल आदमी है वो रस्सियों को पकड़ लेता है। झुर्री ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, यानी मैं तो इनको मवेशी खाने से लेकर आया हूँ, सो ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आता हूँ। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? यानी वो कहता है कि चुपचाप चले जाओ, ये मेरे बैल हैं, अगर मैं बेचूंगा तभी ये बिकेंगे, न इनको नीलाम करने का हक किसी को नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यानी अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं क्या करूंगा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, यानी इसका सबूत मेरे पास यही है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं, मेरे पास है। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे। यानी वो जब वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, पकड़ने के लिए जाता है, आगे बढ़ता है, सो मोती क्या है उसके ऊपर सींग चला देता है। सो दड़ियल थोड़ा पीछे हट जाता है। सो मोती भी उसका पीछा करता है तो दड़ियल भाग निकलता है। जैसे ही वह दौड़ता है, बाहर के जाकर क्या करता है, वो बाहर जाकर उसको गालियां देता है, धमकियां देता है, पत्थर फेंकता है, लेकिन जो मोती है वो क्या है उसका डटकर सामना करता है। और गांव के लोग क्या कर रहे हैं, ये तमाशा देख रहे हैं और हंस रहे हैं। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, और जब दड़ियल वापस चला जाता है हार मानकर तो मोती जो है अकड़ में आकर वापस लौट आता है। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, यानी अगर अब की बार उसने मुझे पकड़ लिया होता तो मैं जरूर उसको मार ही देता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा, यानी देखता हूं कैसे आएगा। मुझे मरना मंजूर है लेकिन उसके काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, यानी हमारी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है, जान को जान ही नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि हम सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झुर्री खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था, यानी अब उनको क्या है खाना पानी दिया गया, वो दोनों खाने लग जाते हैं और झुर्री दोनों को प्यार से सहलाता है और जो लड़के हैं वो वहां तमाशा देख रहे हैं। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब जो झुर्री की पत्नी है वो भी वहां आ जाती है और उन दोनों को क्या है आकर प्यार करने लगती है, उनके माथों को चूम लेती है। सो ये जो पल था, इस पल में क्या होता है, ये पल स्नेह, अपनत्व और खुशी का प्रतीक था, जो कि इस पूरे घटनाक्रम को क्या है एक सुखांत अंत देता है। सो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी? ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सहयोग से या एक दूसरे की सहायता करें तो हम किसी भी कठिनाई को आसानी से क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? धैर्य व बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए तथा क्या करना चाहिए, हमें मित्रता और साथ रहने का महत्व समझना चाहिए, जैसे कि हीरा और मोती ने किया। साथ यही है, यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति जो है, प्राणी के गुण अलग अलग होते हैं और हमें क्या करना है, सभी के गुणों का सम्मान करना है, क्योंकि सम्मान करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सहयोग और एक दूसरे की सहायता से हम हर कठिनाई, हर मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हैं।
और साथ साथ ये हमें क्या सिखाती कि हमें क्या है अपनी स्वतंत्रता के लिए, जैसे हीरा और मोती ने बार बार प्रयास किया, सो निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और साथ ही साथ क्या है, उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों को भी नहीं भुलाया। सो हमें भी अपने नैतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि हीरा और मोती ने भी क्या है अपना स्वतंत्रता को पाने के लिए हर जो कष्ट है उसको वो सहते रहे। सो अतः क्या है, उनकी क्या है सुखद जीत होती है। सो इसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। सो स्वतंत्रता पाने के लिए निरंतर अभ्यास करना जरूरी है, निरंतर प्रयास करते ही रहना चाहिए।